ओके तो हम यहाँ पे से वापस से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 1.5 दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. बेसिकली द सब्सटेंस विच एडेड to the soil in form of nutrient for healthy growth of plant are called as manure and fertilizers. तो बेसिकली जो भी सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं सॉइल के अंदर फॉर मेकिंग अ प्लांट, है ना, फॉर ग्रो हेल्दी, उसको क्या बोलेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलेंगे. ठीक है ना. अब हमारे पास भुजो जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है. आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म. इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वर वीक. वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन द अदर. बेसिकली जो वीक प्लांट है उनमें न्यूट्रिएंट्स की जो है ना वो कमी होगी. ठीक है, इसीलिए वो वीक है. और कुछ प्लांट क्यों ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं? बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो सफिशिएंट होगा, इसीलिए. तो बेसिकली आंसर इसका यही है. अब हम आगे पढ़ेंगे तो ये भी आंसर मेरे को लगता है उसमें कवर हो जाएगा. बेसिकली देखो, सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट. ठीक है, these nutrients are essential for growth of the plant. In the certain area farmer grow crop after crop in the same field. बेसिकली क्या बोल रहे हैं, कुछ फार्मर जो है ना वो क्या करते हैं, एक क्रॉप उनने ग्रो करी. ठीक है, जैसे ही उसने उसको हार्वेस्ट किया उसके बाद उसने नेक्स्ट क्रॉप वहीं पर ग्रो कर दी. ठीक है, तो बेसिकली इससे करने से क्या होता है कि वो फील्ड जो है ना इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड या फिर फैलो नहीं रहती है ना. मतलब उसमें क्या हो रहा है, हमेशा कल्टीवेशन तो हो ही रहा है. तो इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट. अब न्यूट्रिएंट उसमें क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट तो भाई लिमिटेड ही है ना, वो तो ख़त्म होने लगेंगे, न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगेंगे. ठीक है, उनको रिप्लेनिश भी तो करना पड़ेगा. तो वो किस तरीके से करते हैं? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट्स. Thereafter, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. ठीक है, तो हमको ऐड करना पड़ता है मैन्योर फील्ड में जिससे कि न्यूट्रिएंट जो है वो रिप्लेनिश हो जाए. और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग. तो बेसिकली अगर डेफिनेशन पूछ ले मैन्योरिंग की तो आप क्या लिखेंगे, कंटिन्यूस कल्टिवेशन की वजह से सॉइल जो है वो पूरा हो जाती है न्यूट्रिएंट में, और उसके बाद मैन्योर ऐड करना पड़ता है टू मेक द फील्ड रिप्लेनिश विद न्यूट्रिएंट. तो बेसिकली उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं. ठीक है, इम्प्रॉपर या फिर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्टेड इन वीक प्लांट्स. वही मैंने बोला, वीक प्लांट्स क्यों होते हैं? जिनमें न्यूट्रिएंट कम होता है. ठीक है, तो इम्प्रॉपर अगर न्यूट्रिएंशन उनको मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, प्लांट क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इधर देखो, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से जो है हमको मैन्योर मिल रहा है. फार्मर डंप कर देते हैं ये प्लांट और एनिमल वेस्ट को इन पिट, है ना. प्लांट के वेस्ट मतलब क्या, ट्विग्स वगैरह, ठीक है, जो लीफ गिर गई हैं, जो मुरझा गई हैं लीफ, ठीक है, वो वाली. और एनिमल वेस्ट जैसे काउडंग वगैरह वो एक ओपन प्लेस में उसको छोड़ देते हैं टू अलाउ इट फॉर डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है. ठीक है, बेसिकली मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. और फार्मर क्या करते हैं, डंप कर देते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट को इनटू पिट, है ना, एज एट अ ओपन प्लेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज. अब यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है, द डिकम्पोजिशन मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर. अब जो डिकम्पोजिशन हो गया है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन हो गया है उसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह ऐड करते हैं. ठीक है, अब यू हैव लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिशन इन क्लास 6. बेसिकली हमने पढ़ा था वर्मी कंपोजिशन के बारे में, उसमें भी कुछ कुछ यही होता है, वहीं से भी हमको मैन्योर मिल सकता है. ठीक है ना. अब देखो एक्टिविटी 1.2 क्या कह रही है. ठीक है, अब एक्टिविटी 1.2 ये कह रही है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ. इसमें ये कहने का मतलब है कि मूंग और ग्राम को लेना है. ठीक है, उनको जर्मिनेट करना है. ठीक है, जर्मिनेट करना है, देना है थोड़ी देर, और उसको 3 इक्वल साइज सीडलिंग में, है ना, हमको बना लेना है. भाई 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स इसके बन जाएंगे, है ना.
जब मूंग और ग्राम को जर्मिनेट कर देंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 3 ग्लासेस लेना है सिमिलर वेसल के ABC। ए में उन्होंने बोला है कि कुछ अमाउंट में सॉइल के साथ काउडंग डाल देना, मतलब यहाँ पर हमने ए में क्या यूज़ किया है, मैन्योर ऐड किया है। ठीक है, बी में हमने क्या यूज़ किया है, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। ठीक है, तो बेसिकली बी को पुट कर देना विथ सॉइल सम लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया। हमने बोला था फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर अब मैं आगे पढ़ाऊँगी। बेसिकली दे आर यूरिया एंड ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट है ना, और उसके बाद पोटाश, NPK, ये सारे जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, और सी में क्या बोल रखा है कि सी विदाउट एनी एडिंग एनीथिंग, उसको छोड़ देना है ना। अब इक्वल अमाउंट में उसमें वाटर डालना है और सीडलिंग में, तो आप देखना कि फिर क्या होता है। ठीक है, सनलाइट भी इक्वल प्रोवाइड करना। 7 से 10 दिन के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि ए और बी तो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन सी वाला जो है ना वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डिड द प्लांट इन ऑल ग्रो एट द सेम प्लेस, है ना, इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट सेम प्लेस, तो ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, बेसिकली बेटर जो है वो ए और बी अच्छा शो करेंगे क्योंकि उनमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है ना, रिस्पेक्टिवली। इन विच क्लासेस द ग्रोथ इज फास्टेस्ट, बेसिकली यहाँ पे मैं बताऊँ बी में ग्रोथ फास्टेस्ट होगी। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की हेल्प से ग्रोथ जो रहती है वो एक्सेलरेट हो जाती है। ठीक है, मैं आपको इसके आगे का पढ़ाती हूँ। देखो यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, ठीक है, बेसिकली फर्टिलाइजर्स भी क्या है, केमिकल हैं, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, है ना, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में वो रिच होते हैं। हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, है ना। अब फर्टिलाइजर्स कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं भाई, हमने बोला कि फर्टिलाइजर्स तो हमने बोला कि चलो है, ठीक है, अब वो किस तरीके से डिफरेंट है। बेसिकली फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये हमने बोला। मैन्योर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, मैन्योर तो भाई हमारा ओपन फील्ड में प्रोड्यूस हो रहा था ना, ओपन फील्ड में डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन फैक्ट्रीज, है ना। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स, देखो बेसिकली बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि देयर हाई चांसेस कि वो आपको इससे पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली 1 क्या है, यूरिया, सेकेंड अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, थर्ड पोटाश, फोर्थ है ना NPK इज 5th। 5 एग्जाम्पल है, इसके पांचों को एकदम अच्छी तरीके से याद रखने। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें कौन से, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK मतलब क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। बेसिकली अगर एक जनरल सी बात बताऊँ ना, फर्टिलाइजर्स आर दोज हु आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, बेसिकली ये 3 चीज़ों में तो बहुत रिच होते हैं क्योंकि सॉइल में इनकी ही डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए उनको पूरा करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन जो है यूरिया में होता ही है नाइट्रोजन, ठीक है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों आ गए, है ना, सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस आ गया। ठीक है, उसके बाद पोटाश क्या हो गया, पोटाश जो है उसमें आपका पोटाश आलम में नाइट्रोजन एंड वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद NPK जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, द बेटर द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स हेल्प द फार्मर टू बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। वीट, पैडी, मेज के लिए फर्टिलाइजर्स जो है वो अच्छी ग्रोथ करा देते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अब किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज, राइट, देखो कुछ टाइम के लिए तो फर्टिलाइजर्स आपके लिए ग्रोथ करवाएंगे, लेकिन अगर आपने उसको एक्सेसिव यूज़ कर दिया ना तो मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, क्योंकि फिर सॉइल को उसकी आदत हो जाएगी। विदाउट इट वो अपन उसका वो जो है न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं करेगी, तो इसीलिए सॉइल जो है वो क्या आ जाएगी, लेस फर्टाइल। फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं ना वो क्या करते हैं, ऑल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे हम पानी जो भी क्रॉप फील्ड में डाल रहे हैं ना, ठीक है, वो बह के कहीं ना कहीं एक वाटर सोर्स में चले जाएगा और वो पूरा ही वाटर को कंटामिनेट कर देगा। ठीक है, वो ड्रिंकेबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, therefore in order to maintain the fertility of the soil we have substituted fertilizers with some organic manure or leaves to the field of uncultivated or fallow in between the crop। ठीक है, इसीलिए
फर्टिलाइजर्स को हम प्रेफर करते हैं, है ना, ओवर मैन्योर, मैन्योर को प्रेफर किया जाता है ओवर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो यही बात हो गई कि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करके मेंटेन करेंगे। ठीक है, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो बेसिकली आपने बोला मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट तो बढ़ा ही रहा है, उसी तरीके से क्या है, टेक्सचर एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। तो ये देखो 4 चीज़ें ना, ये 4 पॉइंट ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूज़ ऑफ मैन्योर से क्या क्या हो रहा है। तो बेसिकली एक तो सॉइल टेक्सचर है, उसके बाद फिर क्या है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और रिप्लेनिश कर रहा है सॉइल को विथ न्यूट्रिएंट। ठीक है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट इज डन बाय क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या है, तो बेसिकली हम फार्मर को क्या सजेस्ट करते हैं कि आपने एक साल कोई एक क्रॉप उगाई तो उसके नेक्स्ट सीजन वो सेम क्रॉप मत उगा कर दूसरा क्रॉप उगाओ, जिससे कि जो सॉइल है ना उसको अपने न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने का समय मिले, राइट। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, है ना, एक के बाद एक सेम नहीं लेकिन अल्टरनेटिवली हम डिफरेंट क्रॉप को उगाएं। अर्लियर द फार्मर इन द नॉर्दर्न इंडिया वॉज यूज टू ग्रो लेग्यूम एज अ फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में क्या करते थे, पहले लेग्यूम को एज अ फोडर इन वन सीजन यूज़ करते थे और वीट को नेक्स्ट सीजन में यूज़ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सीजन में सो किया जाता था। तो ये क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है, दिस हेल्प टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ठीक है, जो डेफिसिट है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी जो रहती है उसको वो पूरा कर देता है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दीज प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था। राइजोबियम आपको याद हो तो क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, तो ये एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग N2 फिक्सेशन में काम करता है। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किसके साथ है भाई, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विद लेग्यूमिनस रूट। ठीक है, बेसिकली क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया दीज आर प्रेजेंट एट द नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, लेग्यूम्स मतलब कौन कौन से, पी, ग्राम, ये सब क्या है, ये सब लेग्यूम्स हैं। ठीक है, तो ये जो है लेग्यूम के साथ नोड्यूल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और दे फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन में ही काम आते हैं। ठीक है ना, अब ये डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, आई वुड से कि ये जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर। मैं बोलूँगी इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का डिफरेंस ना। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, वहीं मैन्योर क्या होता है, मैन्योर आर नेचुरल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। प्लांट रेसिड्यू और कैटल डंग की डिकम्पोजिशन से नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है फर्टिलाइजर्स, वही मैन्योर क्या होता है, प्रिपेयर इन द फील्ड्स, ओपन फील्ड्स में बोला था ना। नाउ फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, है ना, सिर्फ ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वहीं मैन्योर जो है वो क्या करता है, लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है टू द सॉइल। नाउ नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैंने बताया था NPK, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो गए। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास सल्फर रिच भी होते हैं। ठीक है ना, मैन्योर आर रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ABC जो हमने एक्टिविटी करी थी उसमें फर्टिलाइज़र वाला कप, B कप जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो किया था एज कम्पेयर टू A। ठीक है, नेक्स्ट जो है द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर इज गिवन। तो बेसिकली आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना और इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ये चारों पॉइंट को ध्यान रखना कि हमारे पास क्या क्या लिखना है ये क्वेश्चन में। ठीक है, एक ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक को हमने अच्छी तरीके से मार्क कर लिया। ठीक है, नाउ क्या है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है, ऐसे क्या चीज़ है जो मैन्योर में है और हमारे पास इसमें नहीं है।
तो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर की बात करें तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर्स। इट इज़ बिकॉज इट इन्हेंसेस, देखो ये 4 पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो इंक्रीज करता है क्योंकि वो टेक्सचर बनाया था, हमने बनाया था ना, टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है जो वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, है ना, इसके टेक्सचर की वजह से ये क्या हो जाता है, सॉइल को पोरस बना देता है, इसीलिए उसका एक्सचेंज ऑफ एयर जो है वो ईजी हो जाता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स कौन से होते हैं मेरे को बताएगा कोई, फ्रेंडली माइक्रोब कौन से होते हैं? यस, अर्थ वॉर्म इज फ्रेंडली माइक्रोब, ठीक है, अर्थ वॉर्म उनको भी बढ़ाता है, ठीक है, और इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो ये देखो सॉइल के बारे में बता रखा है कि ये टेक्सचर भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सॉइल को पोरस भी बना रहा है ना, और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी इंक्रीज कर रहा है और इनहांस क्या कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी। तो ये देखो सॉइल में क्या सारी चीज़ें हो गई वो भी बिल्कुल ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक आता है इरीगेशन का, दैट इज 1.6 इरीगेशन। ओके, आइए हम इरीगेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव, हम ये जानते हैं कि भाई सबको वाटर तो रिक्वायरमेंट होता ही है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर जो है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तभी तो हम पानी डालते हैं ना पौधों को। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर रिक्वायर्ड रहता है फॉर इट्स लिविंग, हाँ, और वाटर जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना। नेक्स्ट जो है क्या, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट, अब रूट की वजह से ही जो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, है ना, वाटर के साथ साथ भी क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। प्लांट कंटेन 90% ऑफ वाटर, प्लांट की बॉडी के जो है 90% वेट वो क्या होता है, वाटर का ही होता है। इसीलिए वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ द सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अब मैं सीड को ऐसे ही छोड़ के आ गई, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सॉइल के अंदर मैंने सीड ऐसे ही पड़े रह दिया, ठीक है, तो ये क्या जर्मिनेशन होगा इसका, जब तक मैं वाटर नहीं डालूंगी तो इसका सीड कोट जो है वो बर्स्ट नहीं होगा, इसका जर्मिनेशन नहीं होगा प्रॉपर। तो इसीलिए जर्मिनेशन के लिए क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट तो है ही, है ना, ड्राई कंडीशन में वो नहीं होगी। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। अब जो न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है ना, सॉइल जो है उसमें से वाटर हमने लिया ना रूट की हेल्प से, अब ये जो है पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट लेंथ में, तो जहाँ पर भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है ये वाटर के साथ ही उसको ख़त्म कर देता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप, है ना, वाटर क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर। अब फ्रॉस्ट मतलब क्या, ठंडी हवा, जो फ्रॉस्ट वाली जमी हुई हवा, और गर्म एयर से भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है वाटर। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव बीन वाटर्ड रेगुलरली, है ना, हेल्दी क्रॉप आए इसीलिए फील्ड में क्या हो जाता है, वाटरिंग रेगुलरली करनी पड़ती है। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू द क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन की डेफिनेशन आई है तो इसीलिए नोट कर लेना यहाँ पे, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, है ना, कितना पानी डालना है ना, कितनी फ्रीक्वेंटली, मतलब अभी डाला फिर 1 घंटे बाद फिर डाला फिर वापस 1 घंटे बाद डाला। राइस के प्लांट में ना वाटर बहुत ज़्यादा लगता है, इरीगेशन में आपको बहुत ज़्यादा होता है, बेसिकली टाइम और फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना पड़ती है, ठीक है, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, ठीक है, ऐसा इतना पानी और दूसरी किसी क्रॉप में नहीं लगेगा, लेकिन अगर राइस को ग्रो कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पानी लगेगा, ठीक है। सॉइल टू सॉइल, किस तरीके की सॉइल है ना, इरीगेशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इरीगेशन की फ्रीक्वेंसी एंड टाइम किस किस पे वेरी कर रही, क्रॉप से क्रॉप। सॉइल टू सॉइल, सॉइल क्या है, पोरस सॉइल है, क्या पोरस है तो कम पानी डालेंगे तो भी चलेगा, अगर पोरस उतनी नहीं है तो हमको फ्रीक्वेंट वाटर डालना पड़ेगा, ठीक है। सीड सीजन टू सीजन, ठीक है,
कुछ सीज़न में पानी ज़्यादा लगता है भाई, गर्मियों में ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर बरसात आ रही है तो फिर पानी कम डालेंगे, ठीक है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज़ हाई, वाई इट इज़ सो। बेसिकली क्या होता है, प्लांट में एक प्रोसेस होती है नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या कि वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। और समर के सीज़न में जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारे पास जो वाटर है वो कम हो जाता है ना, प्लांट के अंदर। इसीलिए हमको बार बार वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ द इवापोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स? येस, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ इज ऑल सो नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। वो जो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, आई एम वेरी कंफ्यूज दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। द लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड एंड डाइड। क्योंकि क्या हुआ, उसने वाटर नहीं डाला, वाटरिंग फ्रीक्वेंट करनी पड़ती है इन द समर्स, ठीक है ना। आप देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन, द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूब वेल्स एंड पॉन्ड्स, लेक एंड डैम्स एंड कैनाल्स। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, कौन कौन सी, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल, यार द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड की बात में बात करते कि कौन से ट्रेडिशनल मेथड थे इरिगेशन के, ठीक है। तो अब भाई ट्रेडिशनल मेथड्स आर द वन, द वाटर अवेलेबल इन द वेल, लेक and canal is lifted by different method in different region for taking it to the field. अब वेल, लेक, कैनाल ये वाटर सोर्सेज है, इधर से पानी लिफ्ट करना पड़ता है बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, है ना। तो अलग अलग मेथड से, अलग अलग रीजन से हम उसको फील्ड तक लेके आते हैं, ठीक है। अब फील्ड पे तो ले आए, ठीक है, कुएं वगैरह से हम पानी खींच के फील्ड में ले आए। Now kettles and human labor is used for these methods. अब ट्रेडिशनल मेथड में लेबर ही यूज़ होती थी, ठीक है। लेबर मतलब क्या, कैटल और ह्यूमन वगैरह ही यूज़ होते थे। तो बेसिकली कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दीज मेथड्स। सो दीज मेथड्स आर चीपर, है ना। ये जो थी ना तब चीपर थी क्योंकि काम करने का पैसे ही लेते थे, लेकिन लेस एफिशिएंट थी, है ना। मोर टाइम कंज्यूमर और एफिशिएंसी कम होती थी। अब पानी भर के लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा पानी नहीं भरा सकता जैसे टैंकर में भरा सकता है, मटके वगैरह में भर के ला रहे हो तो भाई क्वांटिटी भी कम है और लेबर भी ज़्यादा हो रहा है। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड वर, कौन कौन सी मेथड थी भाई, मोट और पुली सिस्टम, एक मोट सिस्टम था और दूसरा क्या था, चेन पंप। तो देखो ये जो है ये चेन पंप दिखा रखा है ना, और ये मोट दिखा रखा है, ये है ढेकली और ये राहत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, मोट और पुलिस सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत, दैट इज लेवर सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे जो है ट्रेडिशनल मेथड है। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये, ठीक है। तो पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर्स। पंप्स जो है ना वो लिफ्ट करने के लिए काम आते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी आर यूज टू रन दीज पंप्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे पंप है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और ये सारी आउटपुट एनर्जी यूज होती है। देखो ये राहत में क्या है, ये बैल जो है ना वो घूम रहा है और वहाँ से वाटर जो है ना रिलीज होएगा फील्ड में, ठीक है। वैसे ये चेन पंप को देखो, ये है ढेकली का सिस्टम, ठीक है, कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। और ये क्या है, मोट है ना, मोट में से भी कुएं में से पानी निकालते हैं। तो बेसिकली पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत, लेवर सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड आ गई। अब मॉडर्न मेथड क्या है भाई इरीगेशन के, मॉडर्न मेथड में, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, है ना। हम ज़्यादा पानी खर्च नहीं होगा यहाँ पे, मतलब हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। द मेन मेथड आर यूज एज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल फॉर अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, है ना। अनइवन लैंड, खुरदुरी जो हमारे पास ज़मीनें हैं वहाँ पर जहाँ वाटर सफिशिएंट नहीं है ना, वाटर इतना अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर आपको कहने से ही पता चल रहा है कि
फव्वारे जैसा कुछ, है ना, फव्वारे जैसा पानी निकलना, ठीक है। सिमिलर टू दोज, जैसे हमारे पास रेनफॉल होती है, वो भी एक स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह ही कंसिडर किए जा सकती है, ठीक है। तो हम स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में देखें तो द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप are joined to the main pipeline at the regular interval, where the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of pump, and it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkler on the crop as if it is raining. बेसिकली देखो, यहाँ पर एक मेन पाइप है, ठीक है, मेन पाइप दिख रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर पाइप निकले हुए हैं एट रेगुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गए 90 डिग्री पे निकले हुए हैं ना यहाँ से, तो ये क्या हो गए, ये पाइप हो गए, उस पर एक नोज़ल लगी हुई है, ठीक है। अब वो नोज़ल से वाटर जो है वो स्प्रिंकल हो रहा है एट डिफरेंट डिस्टेंस। तो ये मेन पाइप से सारे पाइप क्या है, कनेक्टेड है। और ये मेन पाइप किससे कनेक्टेड है, हमारे पास ये पंप से कनेक्टेड है, जहाँ से हमारे पास एक रेगुलर प्रेशर में वाटर निकले जा रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि द परपेंडिकुलर पाइप्स, ये वाले पाइप्स है ना, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। अब ये रोटेटिंग नोजल है ना, तो ये हर जगह चारों तरफ पानी जो है वो घुमा सकती है। रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन दिस, ठीक है, एंड एट द रेगुलर इंटरवल वेयर द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर मेंटेन्ड है ना, एंड एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। तो यहाँ से पानी स्प्रिंकल हो रहे हैं, देखो ये देखो फव्वारे निकल रहे हैं, ठीक है। इट गेट स्प्रिंकल ओवर द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, है ना, और ये क्रॉप के ऊपर ऐसे रेन जैसे निकल रहे हैं, है ना, जैसे कि बारिश आ रही हो, इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, स्प्रिंकल आर वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, है ना। तो ये लॉन्स और कॉफ़ी प्लांटेशन और अदर क्रॉप्स के लिए वेरी यूजफुल है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन क्या है, तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप्स बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम, है। ड्रिप मतलब बूंद पे बूंद जो है वो क्रॉप पे जा रही है, ठीक है, एक एक बूंद पानी जा रहा है, एंड इट इज़ बेस्ट फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ बूंद फॉर रीजन जहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर की कम है, भाई बूंद बूंद जो है पानी सब जगह जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ड्रिप सिस्टम हो गए, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट जो हमारे पास इरिगेशन के बाद टॉपिक आता है, देयर इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट, ठीक है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट की बारे में बात करते हैं, तो Bujo and Paheli went to nearby wheat plant and saw that there are some plant in the field growing along with the wheat plant, है ना। अब क्या हुआ, भुजो और पहेली जब अपने मामा के वहाँ गए थे ना, तो उन्होंने एक वीट की फील्ड देखी, ठीक है, और उन्होंने वहाँ देखा कि वो वीट प्लांट के साथ है ना कुछ प्लांट्स जो है ना वो और उग रहे थे। तो उन्होंने पूछा, हैव दीज अदर प्लांट बीइंग प्लांटेड पर्पसली, तो हम भुजो को आंसर देते हैं, नो दे आर नॉट प्लांटेड पर्पसली। इन दीज फील्ड्स many other undesirable plant, बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड एज वीड। अब ये वीड की डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरीके से याद रखना, क्या होती है वीड। वीड आर द स्ट्रक्चर्स या फिर प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, लेकिन ये हमारे पास अनडिजायरेबल, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं ग्रो हो रहे हैं, है ना, विदाउट आर डिज़ायर ये ग्रो हो रहे हैं, और इन अनडिजायरेबल प्लांट को क्या बोलते हैं, वीड। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड एज वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड, है ना, उसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop, है ना, विद वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट। अब आप बोलो कि चलो वीड को तो ग्रो होने देते हैं, हमारा क्या वो नुकसान कर रही है, लेकिन वीड नुकसान करती हैं क्योंकि वो हमारे क्रॉप के साथ है ना compete करेंगी पानी न्यूट्रिएंट स्पेस और लाइट के लिए, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसीलिए वो क्रॉप की ग्रोथ को
अफेक्ट करेंगी। सम वीड इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, है ना। अब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे प्लांट को हम काट रहे हैं हमारे क्रॉप को, उसके साथ कुछ वीड्स निकल आती हैं जो हार्मफुल रहती हैं, पॉइजनस रहती हैं फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसीलिए वो फसल फिर जो है वो ख़राब हो जाती है ना, या फिर उसमें टाइम और लगता है फॉर सेपरेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, वीड वगैरह को निकालने के लिए ना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, है ना। तो फार्मर ने बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व करी हैं फॉर रिमूविंग द वीड्स। टिलिंग बिफोर सोइंग हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। आपको याद हो, हमने टिलिंग और प्लोइंग में भी बताया था कि ये कीड विलिंग के लिए और अपरूटिंग के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, है ना। टिलिंग कर रहे हैं तो उसकी रूट निकल जाए, ठीक है। अब वो अपरूट हो गए तो वो फिर जो है कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और ड्राई होके फिर वो मिक्स हो जाएंगे सॉइल में, तो वो किस तरीके से हो गए, उसका काम मैन्योर की तरह हो गया, ठीक है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट जो है वो किस में चले जाएंगे, हमारे पास क्रॉप में चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीट इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। अब वीट को कब निकालना चाहिए, कब अपरूट कर देना चाहिए, जब उसमें सीड्स और फ्लावर नहीं लगे हों, ठीक है, बिफोर दे प्रोड्यूसेस फ्लावर एंड सीड्स। द मैन्योर मिक्स, है ना, द मैनुअल removal include physical removal of weed by uprooting or cutting them close to the ground for time to time। मैनुअल रिमूवल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वीड को कट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, है ना, और इस तरीके से फिजिकल अपरूटिंग कर सकते हैं या फिर उनको कट कर दें ग्राउंड के लेवल से, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी देखिए क्या आपने, खुरपी कुछ इस तरीके से होती है, राइट, इस तरीके से, है ना, ये डंडा रहता है और इसे खुरपी रहती है। अ सीड ड्रिल इज यूज फॉर अपरूटिंग वीड्स, है ना, तो सीड ड्रिल को भी यूज़ किया जा सकता है। हमने सीड ड्रिल के बारे में बताया था, ठीक है, जिससे हम सीड डाल रहे थे उसकी वजह से भी हम कर सकते हैं, टिलिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर मैनुअली भी उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड बता दी, ठीक है। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। अब ये तो हमारे पास मैनुअल मेथड्स हो गई। अब हमारे पास केमिकल, सर्टेन केमिकल जिनको वीडीसाइड बोलते हैं, जैसे 2,4-D। 2,4-D जो रहता है एक तरीके का वीडीसाइड है। 2,4-D होता है 2,4-डाई इथाइल अमीन। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, साइंस लोगे ना तो आप इसको आगे पढ़ोगे, बायोलॉजी में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली ये जो 2,4-D है ना, ये वीडीसाइड की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे पास वीड खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। दिस इज स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, है ना। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं वीड के लिए, ठीक है। तो ये वीड को जो है किल करेंगे, लेकिन हमारे पास क्रॉप को कोई डैमेज नहीं पहुँचेगा, ठीक है। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर एंड एक्सटेंट्स रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। बेसिकली क्या होता है, 2,4-D वगैरह के सैशे आते हैं, उसमें क्या होता है, पानी में मिक्स कर लेते हैं उनको और फिर इसके बाद क्रॉप पे स्प्रे कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये देखो स्प्रेइंग वीडीसाइड, ये देखो इस तरीके से पानी में मिक्स है और इसे को हम वीडीसाइड डाल रहे हैं, ठीक है। इससे वीड क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और हमारे क्रॉप को अनअफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। डू वीडीसाइड हैव देयर इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। ये होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक केस में ये होता है कि वो अफेक्ट करेंगे, है ना, इसीलिए देखो इन्होंने मुंह बांध रखा है, ठीक है। As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of wheat before flowering and the seed formation। अब वो क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव नेचर क्या बोल रहे हैं, मतलब वेजिटेटिव स्टेट कौन सी होती है, जब हमारे पास सीड फॉर्मेशन और फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता है ना, तो उसके पहले वाली वेजिटेटिव ग्रोथ ही कहलाती है, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, भूजो ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे रखा है कि हमारे पास जो स्प्रे हैं
Spraying weedicide may affect the health of farmers, so they should use the chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. ठीक है, तो हमारे पास इसीलिए फार्मर ने देखो क्या कर रखा है, अपना मुंह कवर कर रखा है. ठीक है, ना नेक्स्ट क्या है हमारे पास अगला टॉपिक. तो हार्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तो हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. अब ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टास्क. भाई हमने सारा हमारा प्लांट बना लिया. ठीक है, प्लांट को बनाने के बाद हमने उसको अच्छी तरीके से वाटर भी दिया है ना, सोइंग करी, उसकी वाटरिंग करी, इरिगेशन करा. ठीक है, वीडीसाइड वीडी रिमूव करा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम आता है जब हमारा क्रॉप जो है वो मैच्योर होता है. ठीक है, उसको कटिंग का टाइम आता है उसकी. बेसिकली क्या है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्स इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग. डेफिनेशन पूछेगा तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है. इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड क्लोज टू द ग्राउंड. है ना, हार्वेस्टिंग में क्या होता है? क्रॉप को खींच लो या तो, ठीक है, रूट के समेत, है ना, लेकिन अगर किसी किसी की रूट बहुत ज़्यादा रहती है तो उसको क्लोजली कट कर देते हैं, है ना, टू द ग्राउंड. ठीक है, तो ये दो चीज़ें, दो मेथड से, दो तरीके से हो सकती है. दे आर यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर द सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. है ना, सीरियल क्रॉप के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती है. ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाय सिकल. बहुत से लोगों का देखा होगा आपने. ठीक है, वो इस तरीके से हंसिए से सिकल की हेल्प से क्या करते हैं, मैनुअली हार्वेस्टिंग करते हैं, या फिर एक मशीन आती है बाय मशीन कॉल्ड एज हार्वेस्टर. है ना, हार्वेस्टर की मदद से या फिर मैनुअली बाय द हेल्प ऑफ सिकल. है ना, ये दो तरीके से निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन साइज सीड नीड टू बी सेपरेटेड. अब देखो, ग्रेन के साथ साथ क्या आएगा हमारे पास? चाफ भी आएगा. चाफ मतलब क्या? फ्रॉम द चाफ. ये क्या है? चाफ मतलब कचरा. कचरा मतलब कौन सा? देखो, जैसे आपने कभी देखा हो वीट को, तो वीट के जो है ना, जब वो प्लांट पूरा मैच्योर हो जाता है ना इस तरीके से, तो वहाँ पर सीड कोट में आपका जो है ना वीट ऐसे निकल जाता है. सीड कोट रहता है और उसके अंदर अपने पास वीट रहता है, लेकिन उसके आसपास का जितना सारा कचरा हो गया वो क्या हो गया? चाफ हो गया, क्योंकि वो नेसेसरी थोड़ी ना. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग. हार्वेस्टिंग एक अलग प्रोसेस है और थ्रेशिंग क्या प्रोसेस है कि सीड नीड टू बी सेपरेटेड. है ना, द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं. ठीक है, और ये किससे करते हैं? दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज कंबाइन. कंबाइंड मशीन की मदद से, है ना, थ्रेशिंग की जाती है. विच इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर. कंबाइन क्या है? कंबाइन क्या कर रहा है? देखो, ये कंबाइन उसका नाम ही है. ठीक है, दोनों प्रोसेस को उसने कंबाइन कर लिया ना, तो एक हार्वेस्ट भी करे जा रहा है, मतलब निकाल भी रहा है, और उसकी थ्रेशिंग भी कर रहा है. ठीक है, तो ये कंबाइन का एक फ़ोटो दिखा रखा है. ठीक है, अब पहेली हमसे एक क्वेश्चन पूछ रही. क्या पूछ रही? आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय द फार्मर. है, इससे होता है, क्या होता है कि जो कचरा रहता है या जो भूसा रहता है, राइट, जो हमने बोला चाफ निकला, उसको क्या करता है फार्मर, उसको जला देते हैं. पहेली इज वरीड. शी नोज दैट द इट कॉजेज पॉल्यूशन. अब पहेली समझदार है, उसको पता है कि इससे जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड. है ना, वो बोल रही है कि ऐसा करने से तो क्या होता है कि आसपास की क्रॉप जो है वो भी फायर कैच कर लेंगी और उनको भी डैमेज हो सकता है. तो ये बिल्कुल सही बोल रही है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसीलिए पहले ये होते थे स्लैश एंड बर्न. आपने देखा हो फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर, आपने शायद इसको हिस्ट्री सिविक्स वगैरह में कहीं पढ़ा होगा, है ना. कैच एंड स्लैश बर्न एग्रीकल्चर होते थे, तो उसमें क्या करते थे, पहले वो एग्रीकल्चर करते थे वो क्रॉप पे, है ना, फील्ड पे, और उसके बाद फिर उसको हार्वेस्ट कर लेते थे. जो उसका शाफ रहता था उसको वहीं पे वो जला देते थे, एंड उसकी वजह से जो आसपास वाले जो फॉरेस्ट है ना वो और जल जाते थे. है ना, वो इस तरीके से क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो न्यूट्रिएंट है वो उसके अंदर चले जाए. है ना, लेकिन अब उस पर बैन हो गया है, स्टैट्यूटरी बैन, बिकॉज वो पॉल्यूशन वगैरह कॉज करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कि फार्मर with the small holding of land, separating of grain and chaff is done by winnowing. winnowing क्या होता है? ये winnowing एक मशीन है. ठीक है,
विनोइंग की मशीन क्या होती है? यू ऑलरेडी लर्न इन द 6th क्लास, आपको याद हो विनोइंग की मतलब? तो एक एयर ब्लो होती है ना, एक तरफ से आपका एयर आता रहता है जिससे वो कचरा और को अलग कर देता है, लाइक चाफ को अलग कर देता है, और ग्रेन जो है नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेन में वो रहता है, क्या बोलते हैं, वेट रहता है, ठीक है ना। अब एक क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो हार्वेस्टिंग के रहते हैं? आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स अ गोल्डन डे, अब बोलेंगे द डे ऑफ हार्वेस्ट। The sight of the golden field of the standing crop laden with the grains filled with the heart of farmers the joy and sense of well-being, क्योंकि आपका फार्मर उसके लिए इतनी मेहनत करता है for growing that grain, there was endless effort by him, जो अब उनके सामने रहता है उसका रिजल्ट, विच इज़ आपका ग्रेन्स, ठीक है। तो उनके अंदर क्या रहता है, फार्मर का हार्ट जो है वो जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग से भर जाता है। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स। अब ये उनका टाइम क्या है, रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। द पीरियड ऑफ द हार्वेस्ट इज़ अ ग्रेट जॉय ऑफ हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया। Men and women celebrate it with the great enthusiasm, ठीक है। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल, कौन कौन से हार्वेस्ट के साथ? तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से फेस्टिवल है। देखो पोंगल है, ठीक है, बैसाखी है, होली, दिवाली, नवबान्य एंड बिहू, ठीक है। तो ये सारे जो है फेस्टिवल हार्वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखो आपका हार्वेस्ट कर लिया सारा क्रॉप, लेकिन वो वहीं पे फील्ड पे छूट गया और पानी आ गया, तो हमारे पास सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। तो इसीलिए इसका स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। नहीं, अगर आपने उसको स्टोर किया तो फील्ड में बहुत सारे चूहे वगैरह हैं, उन्होंने खा लिया। बेसिकली स्टोरेज इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क, है ना। It is, if the harvested grain are to be kept for the longer time, they should be safe from the moisture, insects, rats and microorganisms। मैंने यही बोला कि हमको मॉइस्चर, पानी से बचाना है इसको, ठीक है, इंसेक्ट्स से बचाना है, रैट से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। अब जो हार्वेस्टेड ग्रेन है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। जब वो फ्रेशली हार्वेस्टेड होता है ना, जब उसको ड्राई नहीं करते तो उसमें मॉइस्चर है। अब खुद के मॉइस्चर की वजह से ही वो क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा। तो इसीलिए इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गॉट स्पॉइल एंड अटैक विद ऑर्गेनिज्म, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर द जर्मिनेशन, है ना। अब जर्मिनेशन आगे के लिए वो अनफिट हो जाएगा। इसीलिए हैंस स्टोरिंग दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन एंड रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो इसीलिए पहले हम उसको स्टोर करने से पहले, हार्वेस्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, पहले सन में उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे जिससे वो ड्राई हो जाएगा। दिस प्रिवेंटेड द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इससे क्या होगा, इंसेक्ट के जो अटैक है, इंसेक्ट पेस्ट के, बैक्टीरिया और फंजाई के, उनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब पहली एक और क्वेश्चन पूछिए। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। आपने देखा होगा आपकी मम्मी वगैरह भी नीम की जो पत्तियां हैं, नीम की छाल है, उनको डाल देती हैं जब वो वीट स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल रहती है, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं या माइक्रोब वगैरह रहते हैं, नीम उनको किल कर देती है, ठीक है। इसीलिए बाय चांस अगर कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होंगे उसमें, तो हमारे पास क्या होगा, नीम उसको प्रिवेंट कर देगा। इसीलिए कभी कभार नीम की छाल और नीम की पत्तियां भी डाली जाती हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, सिलोज ऑफ स्टोरेज ग्रेन, ठीक है। ये देखो भारत, क्या लिखा है ये, भारत खाद्य निगम। ओके, नाउ ये क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गुनी बैग्स इन द ग्रेनरीज। तो ये देखो इस तरीके से बोरी में इस तरीके से पूरा स्टोरेज हो रखा है, ठीक है, छत तक का, ठीक है। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स एंड मेटालिक बिन्स, है ना। किस में स्टोरेज हो रहा है, तो देखो मेटल के बिन्स में और जूट के बैग में जो है ग्रेन जो है स्टोर होते हैं। हावेवर
लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द सिलोस एंड ग्रेनरीज। तो ये क्या हो गया, एक ग्रेनरी हो गई और ये क्या है, सिलोस। देखो कितने बड़े बड़े, इनमें सब में क्या है, ग्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से स्टोरेज हो रहा है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट और रैट से इनको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमने जो भी डिस्कस किया था वो बात आ गई है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट के रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, हो करने से हम कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो नाउ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल। अब हमने बोला है कि एक एक्टिविटी दे रखी है कि मेक अ टेबल इन योर नोटबुक टू कंप्लीट इट। फूड दे रखा है और उसका सोर्स दे रखा है, ठीक है। तो हमको ये 4 जो है वो कर लेनी है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव टू सीन दैट द लाइक प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, है ना। तो हमने जैसे ही हमने बोला प्लांट जिस तरीके से अब तुमने पढ़ा कि कितनी सारी चीज़ें दे रहा है, वैसे एनिमल जो है हमको प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। जैसे कि देखो मिल्क का बता रखा है, तो काऊ, बफेलो, शी गोट और कैमल जो है वो दे रही हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोस्टल एरियाज, ठीक है, सदर्न एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, फ़िश को एज मेन डाइटरी सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। In the previous classes, you have learned that the food that we obtain from the plant, and we have just seen that the process of crop production involving number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at the home or in the farm have to be provided with the proper food, shelter, and care. When this is done on the large scale, इसको बोलते हैं animal husbandry. Animal husbandry का यहाँ introduction दे रखा है, ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या animals reared at the home or a farm have to be provided with the proper food, shelter. उनको प्रॉपर खाना देना रहता है, उनको शेल्टर देना रहता है, उनका केयर करना पड़ता है। और ये अगर लार्ज स्केल पे हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पहेली एक और क्वेश्चन लेके आई है। फिश आर गुड फॉर हेल्थ, येस दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। देखो वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन द विटामिन डी, ठीक है। तो ये हमने पहली ने हमको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि फ़िश जो है गुड फॉर हेल्थ होती है, ठीक है, और ये कॉड लिवर ऑयल प्रोवाइड करती है और वो जो है रिच होता है विटामिन डी के लिए, ठीक है। तो अब देखो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके आगे की एक्सरसाइज और ये जो हमारे पास समरी और ये कीवर्ड्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूँगी ये सारी चीज़ों से, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।